राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन। ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं। और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफी है। और ये पूरा निजाम ये वाली बेवकूफी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं है, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं। बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स कर दी है। उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को जरा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक्तदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें। वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी। नादरीन, मियां अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल होने का जो वाकया ना, ये दो चीजें आप मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैंने कुछ चीजें डिग आउट की हैं, मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, दीगर लोग हैं उनसे बात हुई है, अली से भी बात हुई है और मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैं आपको बता देता हूं ये मामला है क्या। जनरल फैज हमीद वाले मामले पे झूठ बोला जा रहा था और ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जनरल फैज हमीद कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा। ये बयानिया बनाया जा रहा था और इसके लिए टाउटों को लॉन्च कर दिया गया था कि जनाब दबाव बनाया जाए कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो गया, ताकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो भी फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से हो तो फैज हमीद को कायल किया जाए। जो भी उनका प्लान था वो मैं अब नहीं उसकी डिटेल में जाता, लेकिन प्लान ये था कि ये खबर फैलाओ फुल टाइम कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है। इस पे अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी मियां अली अशफाक साहब से पूछ के। अली अशफाक साहब ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि मेरी मुलाकात रहती है फैज हमीद से, फैज हमीद किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहे। ना फैज हमीद ने ऐसी कोई बात की है, ना उनके ऊपर को 9 मई चला है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अब ये खबर मैंने पहले दे दी थी आपको, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको नाम कोट नहीं किया कि अली अशफाक ने कहा या एक्स ने कहा या वाई ने कहा या जेड ने कहा, मैंने आपको बताया नहीं थी। खबर आपको बहुत पहले दे दी थी कि जनाब फैज हमीद साहब किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे इमरान खान के खिलाफ, ये सब बकवास है, झूठ है। अब जब ये खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उलट गया, उन्हें इसकी तकलीफ पहुंची और मौका साथ ही मिल गया। ये जो कराची के अंदर एक एपिसोड हुआ है, तो इसी बहाने इस तरह के एपिसोड दर्जनों अदालतों में रोजाना होते हैं। इनके ऊपर लाइसेंस वाइसेंस नहीं मुअत्तल होते, और अगर लाइसेंस की कोई कार्रवाई होती भी है तो वकील को बुला के पहले सुना जाता है, बात की जाती है। नॉर्मली बार्स इन कामों में नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे ये हो गया। तो फिर असल गेम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ पहुंची और मामला यहां पहुंच गया। अब देखें इसका क्या होता है, क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया है। अदालत पीर को शायद लगेगी, पीर की वैसे डेट है इसकी, लेट्स सी पीर को होता है या उसके बाद होता है। ये मामला बहरहाल अभी आगे चलेगा, इसके अंदर जो होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। लेकिन एक खबर जो बड़ी इसके अंदर है वो ये है कि हमारी खबर की तस्दीक हुई कि फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के स्पेसिफिक मामलात में किसी किस्म का कोई गवाह या कोई वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहा। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया और ये बड़ा खुशाइन कदम है, खासतौर पे हमारे कबायली भाइयों के लिए जो साबका फाटा के इलाके के हैं। इन्होंने 1000 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। साबिक फाटा में 1,14,000 अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद हो चुके हैं और जो जम किए गए इजला है उनके लिए 1000 रुपए का एक जामे तरक्याती पैकेज, ये हतमी मराइल में है। ये ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। गंडापुर साहब भी इस पे काम कर रहे थे, ये इमरान खान का विजन है तो गंडापुर ने इस पे काम किया, उनका भी क्रेडिट है इसमें। और अब सुहेल अफरीदी साहब इसको अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं तो इनका भी क्रेडिट है इस मामले में। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई और ये अच्छा है, यानी कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी के दिन लंबे और कभी की रातें लंबी।
हालात हमेशा एक जैसे रहते नहीं है, हालात बदलते रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया है पीटीआई से, और इस राब्ते के अंदर ये तय किया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पंजाब के दौरे के मौके पर थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा, सिंध हुकूमत का पीटीआई से राब्ता। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को खुशामदीद कहते हैं। उनका प्रोटोकॉल है वो फराहम करेंगे। जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। पार्टी की आलत क़यादत का भी यही फैसला है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तस्दीक कर दी इस राब्ते की। सिंध हुकूमत का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अफरीदी का पैगाम। पॉलिटिकल पार्टी फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसी भी है, रूली है, लगड़ी है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। उनके अंदर सियासी सोच बाकी है। ऐसे बहुत सारे बंदे वहां पे मौजूद हैं जो ये कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। पंजाब के अंदर जिस किस्म का सारा काम खराब हुआ है फस्तायत के साथ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ किसी सूरत भी पीटीआई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बाकी सूबों में वो ये रिस्क ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो इमरान खान के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। हालांकि पंजाब उनके हाथ से बहुत अरसे का निकला हुआ है। उन्होंने सिर्फ पंजाब को जकड़बंदू डाला हुआ है, ताकत और बंदूक के बलबूते पे, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल सिंध ने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जब सिंध में ये जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो ये सोच जो है वो सस्टेन करती है या नहीं करती। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को मुतमईन कर देते हैं और उसके बाद फिर आप कोई और काम कर देते हैं। लेकिन चले, ये दिन बहुत दूर नहीं है। ये अभी 9 तारीख आ जाएगी और उसके ऑनवर्ड आपको पता चल जाएगा कि सिंध का जो रवैया है वो पंजाब की हुकूमत से कितना मुख्तलिफ है। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, और ये खबरें जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं सारी की सारी। इसमें नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है और दरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है। यानी जो चीजें हम दुनिया से मंगवा रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में इजाफा हो रहा है, और जो हम दुनिया को भेज रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में कमी हो रही है। और इस वजह से पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ रहा है। अभी जो तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ा है पहले 6 महीनों में, वो 34% तक है। फिर एक और खबर है इस हवाले से, और वो भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नादरीन, ये दावा किया है लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर ने, फहीमुर रहमान सैगल साहब ने। वो ये कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तजारत होती है जमीनी रास्ते पे, ये अफगानिस्तान के साथ होती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 10 अरब में हमने पीआईए बेची है। पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 अरब की हमने पीआईए बेची है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने बार बार कहा आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, मकामी लोगों को और मकामी हुकूमतों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ जमीन तंग करनी पड़ेगी, और जहां पे जरूरी हो वहां पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है वो तरीका जिससे अमन कायम हो सकता है। माजी में भी यही तरीका कामयाब हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नफरत कर रही है या दुनिया में कुछ और साबित करना चाह रही है, लिहाजा ये नुकसान पाकिस्तान लगातार बर्दाश्त कर रहा है। खबरें नाज़रीन मेरे पास बहुत सारी हैं इस हवाले से हैं। कुछ और चीजों में यूएई को पाकिस्तान ने क्या कुछ दे दिया, वो इतना सारा कुछ पाकिस्तान ने यूएई को दे दिया कि आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तहरीके लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफा इस्लामाबाद डी चौक में, 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक्तदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया, और अब तहरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाकयात हम देखते हैं और तहरीके लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे राब्ता करते हैं, तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है। और ये सारा कुछ हुआ तहरीके लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीके लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी।
हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग CPR दे रहे थे वहां सड़क के ऊपर, लोगों को लटा के कोशिश कर रहे थे पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाजें हमने कई दफा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया, इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहां पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जाँ बहक हुए हैं इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक के, ये भी गलत है, ये अदाद-ओ-शुमार भी गलत है। साद रिजवी ने ये कहा था अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता, तो लाशें छुपाई जा रही। इससे पहले ये शिकवा 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में किया था। अब वही बात जो है वो तहरीक लब्बैक भी कर रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जाती तौर पर नाज़रीन तहरीक लब्बैक की सियासत से और उनके नजरिए से, उनकी चीजों से इख्तलाफ रहा है और मैंने हमेशा उन पर खुलकर तनकीद भी की है। यानी मुझे धमकियां भी आई, मैंने खुलकर तनकीद की, मुझे परवाह नहीं इस बात की, मगर मैं जुल्म का हमायती नहीं हो सकता। ये उनके साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं वो लोग निहत्ते थे और दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस वाले जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि सीधी गोलियां चला रहे हैं। अब बाकायदा इसके विजुअल मौजूद है कि पुलिस वाले स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। देखिए, इस जमात को अगर खत्म ही करना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया था कि अपने तहरीक लब्बैक को कुचल के खत्म कर देना है, तो और बात सारे मौके थे। लेकिन आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। नंबर 1, तहरीक लब्बैक को कुचल के खत्म कर दिया, अपने तौर पे तो उन्होंने ये कर दिया। अब देखते हैं तहरीक लब्बैक दोबारा खड़ी होती है, हो पाती है, क्या करेगी। नंबर 2, उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को भी एक पैगाम दे दिया कि देखें, हमने जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो हमने पाकिस्तान में कर दिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन दिनों में भी पूरी दुनिया के अंदर लगातार एहतजाज हो रहे हैं जो इसराइल ने किया उसके खिलाफ, और फलस्तीनियों के हकूक के अंदर लगातार दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। मगरबी ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में कोई 2 लाख लोग निकले हैं, साउथ अफ्रीका में निकले हैं, यूरोप में निकले हैं, तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। गोलियां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के ऊपर चलाई हैं। ये अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम उसी तरफ खड़े हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाएंगे वहां पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ भी हो जाए, हमें लाशें गिरानी पड़े, कोई परवाह नहीं है, हम इस मामले पे पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ये बता दिया गया। मैं काफी अरसे से ये बता रहा हूं कि ऐसा लगता है, यानी अब लगता कि अब तो यकीन हो गया कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। पूरी दुनिया में कहीं एहतजाज करने वालों को इस तरह गोलियां नहीं मारी गई जैसे पाकिस्तान में मारी गई हैं। अब तहरीक लब्बैक को क्रश करता था तो कभी और भी कर सकते थे, लेकिन इस खास मौके पे उन्हें क्रश किया गया जब वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे और वो अक्सा का एक मार्च कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फलस्तीन और इसराइल का मामला। तो यहां पे ये मानी खेद है कि इस वक्त जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो ये पैगाम भी पहुंचाया गया जहां पहुंचाना था। मैं कुछ चीजें आपको और दिखा देता हूं कि पहली बार पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर पॉलिसी के तहत इजरायली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई गई। डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर तकरीर और नेतन्याहू की खुशियां या उनकी सेलिब्रेशंस दिखाई गई एन उस वक्त जब पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में निकलने वालों की लाशें पड़ी हुई थी। यानी जिस वक्त पाकिस्तान में लाशें गिराई जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स इजरायली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखा रहे थे जिसमें नेतन्याहू की सेलिब्रेशंस चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप वहां से खिताब कर रहे थे। ये पॉलिसी में बदलाव नहीं है तो और क्या है? कोई ना माने तो उसकी अपनी बात है, सामने दिखाई दे रहा है। आप आंखें बंद कर ले तो आपकी अपनी मर्जी, आप डर जाएंगे चले एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये पॉलिसी है, पॉलिसी बदल चुकी है। इमरान खान जिसको सारी जिंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इसराइल का एजेंट करार दिया,
आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में आप फलस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनाजिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनाजिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। रियासत ने ना नाज़रीन ने ऐसा लगता है कि सारा कुछ पॉलिसी के तहत किया है। मैं फजल रहमान साहब को खबरदार करना चाहता हूं कि रेडी हो जाएं, आपकी बारी भी आने वाली है। यह रियासत हर उस ताकत को कुचल देगी जिसके साथ कुछ अवामी प्रेशर मौजूद है।